हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत जीके विद अंजलि में। और आज की अपनी इम्पोर्टेंट क्लासेस होने वाली है एसएससी एमटीएस की 36 नंबर की क्लासेस। और इससे पहले अपनी 35 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और जिनसे संबंधित एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आए भी हैं। अगर आपने नहीं देखा है, आने वाले 1-2 दिन में आपकी एग्जाम है, तो जल्दी से वो सारी क्लासेस जरूर अटेंड करें। वो सारी क्लासेस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसी के अलावा अपनी चेतक सीरीज भी चल रही है। चेतक सीरीज में मैंने बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं, 25 चैप्टर जो शामिल किए थे इंपॉर्टेंट। वो आप वन डे कोई भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो भी, उसमें भी अपने अभी तक 7-8 पार्ट ही कंप्लीट हुए हैं, यानी कि 7-8 जो हैं चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। 25 अपन ने शामिल करने की बात करी है, तो 25 डे में अपन उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। न्यू वीडियो या फिर किसी भी वैकेंसी के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके, इसलिए चलिए। इसके अलावा अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर फॉलो करें। अंजलि भारत जी के 0968 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए सेशन की। पहला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। और हाँ, इसमें ऐसे प्रश्न मैंने शामिल किए हैं अभी एनालिसिस के तौर पे जो आपकी एग्जाम चल रही हैं उसी हिसाब से। दूसरा, अगर आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो चुकी है अभी तक एसएससी एमटीएस की, तो ये जो है आप पेपर के रूप में लेंगे। और इसमें जाते जाते आप एंड में मुझे कमेंट करके बताए हैं कि टोटल जितने भी क्वेश्चन आज मैंने कराए हैं इसमें से कितने आपके सही निकले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत का उल्लंघन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? देखिए, 2 शब्द में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला लिखा हुआ है छुआछूत, दूसरा लिखा हुआ आ जाएगा अस्पृश्यता। छुआछूत का एक और शाब्दिक अर्थ है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता तो दोनों ही एक ही शब्द हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 17, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति आपके साथ में छुआछूत, ऊंच नीच, जातिवाद नहीं कर सकता है। दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 16 की, अनुच्छेद 16 की, तो अनुच्छेद 16 में क्या लिखा हुआ मिलेगा? तो अनुच्छेद 16 में लिखा हुआ मिलेगा आपको, किसी भी राज्य सरकार के अंदर, किसी भी राज्य सरकार के अंदर आप क्या कर सकते हैं? नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। अभी नौकरी प्राप्त करने के लिए क्या है कि आप जो अभी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, फिर फाइट करते हैं, फिर नौकरी प्राप्त करते हैं, तो इसी प्रकार की अभिव्यक्ति इसमें लिखी हुई है कि आप नौकरी प्राप्त करने के लिए मेहनत कर सकते हैं। किसी भी जातिवाद, भेदभाव, बिना लिंगानुपात लिंग आधार पे। क्या हो रहा है आज मेरे को? बिना लिंग आधार, बिना किसी जातिवाद, बिना किसी भेदभाव के क्या है, आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 18 की, तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ मिलेगा? अनुच्छेद 18 में लिखा हुआ मिलेगा उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। और उन्हीं उपाधियों का अंत होगा इसके अंदर, यानी कि आप किसी भी सेना वगैरह में हैं तो वो उपाधियों का अंत इसमें नहीं माना जाएगा। उपाधियों का अंत सिर्फ वही माना जाएगा जैसे आप भारत के नागरिक हो, सिटीजनशिप आपको यहाँ की मिली हुई है, तो आप किसी भी दूसरे देश की क्या है, कार्य सेवा में आप नहीं रह सकते हैं। या तो आपकी यहाँ नागरिकता खत्म हो जाएगी या वहाँ हो जाएगी, तो वो क्या है, उपाधियों का अंत इसके अंदर शामिल हो जाएगा। अनुच्छेद 19 की अगर मैं बात करूँ तो अनुच्छेद 19 में आपको लिखा हुआ मिलेगा वाक की अभिव्यक्ति। वाक की अभिव्यक्ति, वाक की अभिव्यक्ति। तो इसके अंदर क्या होगा? वाक की अभिव्यक्ति के अंदर वाक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बोलना। और बोलने की अभिव्यक्ति या बोलने की स्वतंत्रता आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी अनुच्छेद 19 के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना, राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे? अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कहाँ आयोजित किए गए थे, तो पहली बार आयोजित किए गए थे कनाडा के अंदर। कब आयोजित होते हैं? वर्ष 1930 के अंदर आयोजित होते हैं, 1930 के अंदर।
और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि उस समय कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था, तो 11 देशों ने लगभग इसमें क्या है, पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर अपन बात करें कि 1929 में हुआ क्या था, तो 1929 में होता है राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है। और कहाँ पे हुआ था ये अधिवेशन, तो ये अधिवेशन होता है लाहौर के अंदर, जो कि वर्तमान में लाहौर कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें 1931, तो 1931 में क्या हुआ था, सभी को अच्छे से याद होगा, गांधी युग मैंने आपको पढ़ाया था, गांधी और गांधी इरविन समझौता होता है 1931 के अंदर, जिसमें गांधी जी क्या करते हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की गारंटी लेने से मना करते हैं कि ये नेक्स्ट टाइम असेंबली में कोई भी बम वगैरह नहीं फेंकेंगे, ऐसा वैसा कुछ भी काम नहीं करेंगे। अगर वो गारंटी ले लेते हैं तो शायद इनकी फांसी रुक जाती। तो वो सारी चीज़ें अपन गांधी जी के बारे में पढ़ चुके हैं कि गांधी जी की जो सारी बातें थी वो मजबूती थी या मजबूरी थी, सब कुछ अपन देख चुके हैं इनके बारे में। 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं 1922 की, तो 1922 में सभी को याद होगा चोरी चोरा क्या हुआ था, हत्याकांड हुआ था या चोरी चोरा कांड हुआ था। चोरी चोरा नामक स्थान पे होता है और उस समय क्या है, 22 पुलिसकर्मी को क्या है, जिंदा जला दिया जाता है, यानी कि पूरे थाने में आग लगा दी जाती है। और कब होता है ये, असहयोग आंदोलन के दौरान होता है, जब क्या है ये सारी चीजें चल रही थी कि अंग्रेजों के द्वारा जो भी वस्तुएं निर्मित की जा रही हैं उनका क्या है, उपभोग नहीं करना है, उनको बिल्कुल भी नहीं खरीदना है, उनको तवज्जो नहीं देना है, स्वदेशी को अपनाना है, विदेशियों को भगाना है। ये सारी चीजें जब चल रही थी उसी के दौरान उग्र चीजें हो जाती हैं और 1922 में चोरी चोरा जो है ये कांड हो जाता है और इसी के बाद क्या है, फिर वो आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है। सब कुछ पढ़ाया था ना मैंने आपको। अगर आपने गांधी जी के बारे में अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखना, उसमें मैंने पूरा हिस्टोरिकल आपको याद करवाया है। गांधी जी से बनने वाला एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट अपन बात करें, भारत का वह राज्य जिसमें सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली को लागू किया गया था। पंचायती राज, ये पंचायती से याद आता है ना, बहुत सारे हैं ऐसे, आपके आसपास भी होंगे, आपको देखने को मिलेंगे। पंचायती करना बड़ा शौक होता है लोगों का, मतलब ये चीजें आप देखो ना, गांव में तो है ही है, अधिकतर गांव में ही है, शहरों में तो किसी को कोई मतलब नहीं है, पास में कौन रह रहा है, कौन क्या बात कर रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर शहर में, गाँव में बड़ी पंचायती है, किसके घर में क्या हो रहा है, किसने क्या खरीदा, किसने क्या बेच दिया, किसी की अगर लड़ाई भी चल रही हो तो पूरे मतलब इंजॉय करेंगे, पूरा स्नैक वगैरह लेके आ जाएंगे, खाएंगे ना, ये होता है ना। अपन बात कर रहे हैं पंचायती राज प्रणाली की, अपन उस पंचायती की बात नहीं कर रहे। देखो गांव में दो टाइप की पंचायती होती है, एक हर घर में पाई जाती है, अपनी मम्मियों को तो बड़ा शौक होता है पंचायती करने का, किसी की भी। दूसरी अगर मैं बात करूं पंचायती की, वो पंच बैठते हैं, 5 लोग बैठ के गांव में कोई भी मसला होता है तो उनका क्या है, सोल्यूशन वो निकालते हैं। दो टाइप की होती है, पर ये पंचायती राज अलग है। अभी पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो अपना आ जाएगा महारो राजस्थान, यानी कि आपनो राजस्थान, है ना, राजस्थान आ जाएगा। और इस पंचायती राज्य का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था, तो संघ में क्या करना, विकेंद्रीकरण का कार्य इसका करना था पंचायती राज अधिनियम के तहत। चलिए दूसरे ऑप्शन है, इनका भी अपन ऑपरेशन कर लेते हैं कुछ फनी बातों के साथ में। हरियाणा की मैं बात करूं तो हरियाणा में अभी जोरों शोरों से जो योजना चल रही है स्वच्छ भारत स्वच्छ हरियाणा के अंदर, यानी कि स्वच्छ भारत जो मिशन चल रहा है उसमें जोरों शोरों से कार्य हो रहा है हरियाणा के अंदर। मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो लाडली लक्ष्मी योजना तो थी ही सही, इसके साथ साथ में लाडली बहना योजना भी अब मध्य प्रदेश में आ चुकी है, जिसके अंदर क्या होगा, जून महीने से ये लागू हो जाएगी और प्रत्येक महिला जो विवाहित है उनके अकाउंट में क्या है, प्रत्येक महीने क्या है 1000 रुपये उनके अकाउंट में उनके मामा जी डालने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। मामा जी से अर्थ है शिवराज सिंह चौहान। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश वालों की तो बहुत सारी योजना है और एक जो अभी चल रहा है वो क्या है, न जेल न बेल सीधा प्रभु से मेल। तो ये चीजें तो उत्तर प्रदेश वाले ही कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है भारत उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। चलिए
अभी लाइट चली गई थी, इसकी वजह से वो सारा मिट चुका है। चलिए बात कर रहे थे अपन, भारत उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, तो किसका अंग था ये आपसे पूछा गया है। गोंडवाना लैंड, किसका? गोंडवाना लैंड का। इसके अंदर सिर्फ भारत ही शामिल नहीं है, भारत के अलावा दूसरे देश भी अगर आपको देखने को मिल जाए तो उसमें भी आप कंफ्यूज मत होना। मैं आपको बता देती हूँ, गोंडवाना लैंड के अंदर भारत शामिल था, भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, ऑस्ट्रेलिया ये भूमिगत स्तर पे जुड़े हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल है, दक्षिण अफ्रीका, इसके साथ साथ में शामिल है दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अमेरिका। तो ये सभी क्या हैं? गोंडवाना लैंड के अंदर शामिल है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है नाथपा झाकड़ी विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है? नाथपा झाकड़ी, इससे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे ही विद्युत परियोजना का नाम आता है तारापुर पहुंच जाते हैं, हरिकोटा पहुंच जाते हैं, कुछ उल्टा ही आंसर सोच लेते हैं। तो क्या है नाथपा झाकड़ी विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है? तो ये आ जाएगी हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित हो जाएगी। अपना कांगड़ा और क्या बोलते हैं उसको, चंबा वगैरह सभी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तेलंगाना, अभी तेलंगाना की अगर मैं आपसे पूछूं तो चलिए अभी लाइट चली गई थी, इसकी वजह से वो सारा मिट चुका है। चलिए बात कर रहे थे अपन, भारत उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, तो किसका अंग था ये आपसे पूछा गया है। गोंडवाना लैंड, किसका? गोंडवाना लैंड का। इसके अंदर सिर्फ भारत ही शामिल नहीं है, भारत के अलावा दूसरे देश भी अगर आपको देखने को मिल जाए तो उसमें भी आप कंफ्यूज मत होना। मैं आपको बता देती हूँ, गोंडवाना लैंड के अंदर भारत शामिल था, भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, ऑस्ट्रेलिया ये भूमिगत स्तर पे जुड़े हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल है, दक्षिण अफ्रीका, इसके साथ साथ में शामिल है दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अमेरिका। तो ये सभी क्या हैं? गोंडवाना लैंड के अंदर शामिल है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है नाथपा झाकड़ी विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है? नाथपा झाकड़ी, इससे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे ही विद्युत परियोजना का नाम आता है तारापुर पहुंच जाते हैं, हरिकोटा पहुंच जाते हैं, कुछ उल्टा ही आंसर सोच लेते हैं। तो क्या है नाथपा झाकड़ी विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है? तो ये आ जाएगी हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित हो जाएगी। अपना कांगड़ा और क्या बोलते हैं उसको, चंबा वगैरह सभी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तेलंगाना, अभी तेलंगाना की अगर मैं आपसे विद्युत परियोजना है, इसका नाम क्या आ जाएगा? नागार्जुन, नागार्जुन, नागार्जुन परियोजना, परियोजना ये क्या है? ये विद्युत परियोजना है। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र की सतारा जिले के अंदर है, सतारा, सतारा जिले के अंदर है, और ये है कोयना, कोयना विद्युत परियोजना, विद्युत परियोजना, कोयना विद्युत परियोजना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हरियाणा की, तो हरियाणा की हो जाएगी HPGCL विद्युत परियोजना, विद्युत परियोजना। तो सारी की सारी परियोजना कहाँ पे हैं? अलग अलग राज्य में है, जो कि मैं आपको बता चुके हूँ। इस बार एग्जाम में हिमाचल प्रदेश की पूछा गया है, तो नेक्स्ट वाले में तेलंगाना या कोई भी और अन्य राज्य आ सकता है, तो आपको सभी के बारे में जानकारी होना अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ बारदोली, ये बारडोली नहीं है, बारदोली है। बारदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसके द्वारा दी गई? यानी कि सरदार इनको कह के संबोधित किया। जैसे महात्मा गांधी जी को बापू कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू को चाचा कहा जाता है, उसी प्रकार से सरदार पटेल को क्या है? इनको वल्लभ भाई पटेल को सरदार, सरदार के नाम से इनको क्या है? संबोधित किया गया था। तो किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। देखिए इस ऑप्शन, इसका आंसर दो टाइप का बनेगा। एक तो अगर महात्मा गांधी आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं तो आप लगा के आ जाइएगा महात्मा गांधी। दूसरा अगर आपको महात्मा गांधी देखने को नहीं मिलता है तो दूसरा इसका ऑप्शन हो जाएगा बारदोली की प्रमुख महिलाओं के द्वारा, यानी कि उन महिलाओं की जिनकी इन्होंने सहायता करी थी, तो उन्हीं ने क्या है इनको नाम दे दिया था, उपनाम पटेल के नाम से, यानी कि सरदार पटेल इनको बोल दिया था। क्यों दिया था? आपको मैं इनके बारे में भी स्टोरी बता चुकी हूँ। क्या होता है, टैक्स बढ़ा दिया गया था
10-15 गुना, 1 गुना नहीं 24 गुना समथिंग। इसमें क्या है, टैक्स बढ़ा दिया गया था। तो इन्होंने क्या है कि जैसे ही अंग्रेज टैक्स वसूली के लिए आते थे तो गांव वालों को क्या है, ये गायब कर देते थे। तो वापस वो लाइन पे आ गए थे। तो वो सारी प्रक्रिया जो इनके द्वारा की गई थी वो बहुत बड़ी थी, यानी कि इतना दिमाग लगाना किसी के बस की बात नहीं थी इन्होंने जितना माइंड वहाँ पे लगाया था। तो उन सभी चीज़ों को लेके प्रभावित होकर बारदोली की जितनी भी महिलाएं थी उन्होंने क्या है, इनको सरदार की उपाधि दे दी थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का भारत को एकजुट करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। चलिए आगे बढ़े। बाकी इनको तो आप जानते हैं, बारदोली की मुखिया नहीं, अगर बारदोली की महिलाएं यहाँ पे लिखा हुआ मिले तो फिर पहले प्रायोरिटी इसी आंसर को आपको देनी होगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मैं बात करूँ तो इनको चाचा का उपनाम दिया गया है। महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर की मैं बात करूं तो अम्बेडकर इनका अन्य नाम है। इसके अलावा संविधान निर्माता इनको कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, दलितों के भगवान इनको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, हमारे संविधान में मूल तत्व अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा लिए गए हैं। सिर्फ इतना सा समझिए, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। अपने देश में जब संविधान का निर्माण का कार्य जोर शोर से चल रहा था तो प्रमुख ऐसे 10 देश रहते हैं जहाँ के संविधान से किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई चीजें जो अच्छी चीजें थी वो अपने देश के अंदर शामिल की गई थी। बात यहाँ पे हो रही है मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो मूल अधिकार लिए गए थे अमेरिका से। कहाँ से लिए गए, अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए थे। अधिकार अभी मैं नेक्स्ट ऑपरेशन कर देती हूँ इन ऑप्शन का भी। रूस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से प्रमुख लिए गए हैं कर्तव्य। प्रमुख जो कर्तव्य हैं वो यहाँ से लिए गए हैं। ब्रिटेन से लिया गया है संसदात्मक प्रणाली। संसदात्मक प्रणाली। और क्या आ जाएगा, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। और भारत में क्या है, तो भारत में दोहरी नागरिकता है। एकल नागरिकता है ब्रिटेन के अंदर। ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूं तो इसमें प्रस्तावना की भाषा इसमें शामिल की गई है। दूसरा इसमें शामिल है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहां से ली गई है, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है शैलकृत। क्या है, शैलकृत। शैलकृत मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो शैलकृत मंदिर, सारे मंदिरों के बारे में भी मैं चेतक सीरीज में, अब आपको पता है ना चेतक सीरीज जो है अपनी 15 से 20 मिनट की ही सीरीज है और 15 से 20 मिनट में पूरा का पूरा एक चैप्टर आपका कंप्लीट है। टाइम की भी बचत है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें उसमें अपन ने पढ़ी थी। मंदिरों के बारे में मैं सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ, जो भी भारत के टॉप इंपोर्टेंट मंदिर हैं जिनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, सिर्फ वही अपन ने इसमें शामिल किया था। शैलकृत मंदिर की अगर मैं बात करूँ तो ये है महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के एलोरा में। महाराष्ट्र के एलोरा में। और महाराष्ट्र के एलोरा में एक तो गुफा है और एक मंदिर है, वो भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपको याद है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। चलिए, शैलकृत मंदिर महाराष्ट्र में हो चुका है। तमिलनाडु की मैं बात करूँ तो इसमें है मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है, मदुरई में है। और इसके साथ साथ में रंगास्वामी मंदिर, श्रीनाथ रंगास्वामी मंदिर भी बोल सकते हैं आप इसको, दोनों ही इसके नाम हैं। मीनाक्षी मंदिर के बारे में मैंने आपको बताया था, माँ पार्वती और भगवान शिव के बारे में इसमें बताया गया है। और माँ पार्वती जी की जो आंखें होती हैं वो सिर्फ मछली के समान इनकी आकृति होती हैं, वो इसका नाम है मीनाक्षी मंदिर। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, और इसको बनवाया किसने था, पांडवों के पौत्र के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। गुजरात के अंदर प्रसिद्ध मंदिर है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर। और पंजाब के अंदर तो आप सभी जानते हैं स्वर्ण मंदिर है अमृतसर। अमृतसर स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में चार मीनार स्थित हैं। चार मीनार कहाँ पे हैं, तो चार मीनार आ जाएगी अपनी हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद कहाँ आता है, तेलंगाना के अंदर आता है। तेलंगाना के अंदर आता है। औरंगाबाद, औरंगाबाद की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या है, औरंगजेब का मकबरा। औरंगजेब का क्या है,
मकबरा यहाँ पे है, औरंगजेब का मकबरा यहाँ पे है। और साथ में ही एक और क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, औरंगाबाद का अभी नया नाम क्या रख दिया गया है, तो संभाजी नगर के नाम से अब इसको जाना जाएगा। नेक्स्ट है युद्ध एवं बाहरी आक्रमण, इसके कारण किस अनुच्छेद के अधीन भारत आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है। तो भारत में जो आपात स्थिति की घोषणा की जाती है, युद्ध हो या बाहरी आक्रमण हो, हमेशा ही इसकी स्थिति की जो घोषणा करते हैं वो कौन करेंगे, तो वो हमेशा ही करेंगे अपने राष्ट्रपति जी। कौन करेंगे, राष्ट्रपति जी के द्वारा इसकी घोषणा की जाएगी। और किसके अंदर होगी ये घोषणा, तो अनुच्छेद 352 के अंदर। अनुच्छेद 356 की अगर मैं बात करूं तो राज्य सरकार के अधीन क्या है, वित्तीय आपात लगा सकते हैं या फिर आपातकाल घोषणा कर सकते हैं। आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। आपातकाल, वित्तीय आपातकाल तो 360 के अंदर लगेगा, अनुच्छेद 360 के अंदर लगेगा वित्तीय आपातकाल। और सिर्फ अगर बात करें राज्य के अंदर आपातकाल घोषणा करनी हो तो 356 के अंदर वो आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है निमोनिया का नया रूप फोर्स कहाँ से शुरू हुआ है। अभी ये सारे काम जो नई नई बीमारियों को देने का कार्य जो करता है वो अपना चीन ही करता है। पता है ना, कोरोना भी कहाँ से आया था, चाइना से ही आया था ना। और वुहान नाम का जो एक शहर था, वुहान, वहीं से क्या है कोरोना बड़ी तेजी से बढ़ के भारत के अंदर आ गया था। तो क्या है, ये कीड़े मकोड़े खाते रहते हैं चाइना वाले और कुछ भी कर सकते हैं भाई। देखो थोड़ा ध्यान लगा ना, ऐसा अगर आप कुछ खाते हो नॉनवेज तो ऐसा कुछ मत खाना जिससे कोई बीमारी हो जाए। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस विधि के द्वारा होता है, तो इसमें क्या है, दोनों के दोनों सदन शामिल होते हैं। राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य दोनों ही इसमें शामिल होते हैं। और फिर क्या है, उपराष्ट्रपति जी का जो है निर्वाचन किया जाता है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है इंडिया विंस फ्रीडम, आत्मकथा किसकी है। इंडिया विंस फ्रीडम, तो ये आत्मकथा है अबुल कलाम आजाद जी की, इनकी ये आत्मकथा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर मैं बात करूं तो इनकी आत्मकथा है डिवाइडेड इंडिया। डिवाइडेड इंडिया इन्हीं के द्वारा लिखी हुई ये पुस्तक। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो ये लिखते हैं द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया क्या लिखते हैं, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये लिखते हैं। महात्मा गांधी जी की मैं बात करूं तो इनकी बहुत सी है, सत्याग्रह है, मेरी दक्षिण भारत की यात्रा, हे राम, बहुत सारी चीजें इनकी। तो नेक्स्ट है गांधी जी खादी को प्रतीक मानते थे। खादी यानी क्या है, वो ऊनी वस्त्र ही है खादी, तो इसको प्रतीक मानते थे आर्थिक स्वतंत्रता का। किसका, आर्थिक स्वतंत्रता का ये प्रतीक मानते थे। गांधी जी से संबंधित तो हर एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। आप भले एमटीएस की एग्जाम देने जाओ या किसी और एग्जाम को भी देने जाओ, गांधी जी से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो गांधी जी आपको जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरे के पूरे जो भी इनकी घटनाक्रम रही है सब याद होने चाहिए। नेक्स्ट है किस राज्य में प्याज का उत्पादन सबसे अधिक होता है, और आपको पता होना चाहिए अभी क्या है, प्याज को जीआई टैग भी मिल चुका है। कौन से राज्य को मिलता है, मुंबई महाराष्ट्र को मिलता है। और ये उत्पादन भी सबसे अधिक वहीं होते हैं। सफेद प्याज यहाँ पे उत्पादित होते हैं, सफेद प्याज, और इन्हीं को क्या है, जीआई टैग अभी दिया गया है। जीआई टैग अभी दिया गया है। मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो सबसे अधिक पैदावार या सबसे अधिक उत्पादन किसका करता है, तिलहन दलहन का तो करता ही है, सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन यहाँ पे होता है। किसका होता है, सोयाबीन का, सोयाबीन का उत्पादन होता है। तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं तो तमिलनाडु में होता है चावल का उत्पादन और कपास का उत्पादन। कपास और चावल का उत्पादन यहाँ पे होता है। चावल में तो ये 5वें नंबर पे हैं भारत में, पर यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में चावल और कपास का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में दूध उत्पादन में पहले नंबर पे है, गेहूं के उत्पादन में भी पहले नंबर पे है। तो उत्पादन की बात कर रहे हैं तो गेहूं यहाँ पे उत्पादन होता है। और व्यावसायिक फसल की मैं बात करूं तो गन्ना यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में उत्पादित किया जाता है।
नेक्स्ट है वह जानवर जो भारत में हाल ही में लुप्त हो चुका है। देखिए लुप्त तो बहुत सारे जानवर होते जा रहे हैं। अगर आप किसी भी गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा पहले इतनी छोटी छोटी सी चिड़ियां आती थी, ऐसे ब्राउन कलर की, जैसा मेरा कुर्ता है शायद इसी टाइप की मान लीजिए आप, ब्राउन कलर की आती थी जिसमें छोटी छोटी लाइनिंग होती थी। आजकल वो चिड़िया नहीं नजर आती है। मतलब मैं जब खेत पे थी, हमारे भी मतलब फसल वगैरह बोते हैं, ओबियसली मैं गांव से हूँ तो मैं खेत पे भी गई होंगी, तो उसमें क्या है कि मैं उनको दाना वगैरह डालती थी, तो अब वो कहीं पे भी नज़र नहीं आती है। इतनी छोटी छोटी सी चिड़िया थी। यहाँ पे सिर्फ उन जानवरों की बात हो रही है जो काफ़ी तौर पे फेमस हो चुके होंगे, पर ऐसी छोटी छोटी चिड़िया। इसके अलावा गाँव में कोई भी प्रतिभोज या कोई भी ऐसा कार्यक्रम होता था जिसमें क्या है, क्या बोला जाता है उसको, कुछ भी, अगर आपने आपके घर पे कोई भी कार्यक्रम रहा है, खाना वगैरह चल रहा है, तो उसके आसपास आपको कौवे देखने को मिलेंगे बहुत सारे। वो क्या करते थे, वहीं मंडराते रहते थे, खाते रहते थे। अभी आप देखना एक भी आपको कौवा वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो कौवा भी जो है वो भी क्या है, अब लुप्त होते जा रहा है। कोयल भी आपको कभी कभार कहीं देखने को मिलेंगी, बगुले वगैरह, सारस, ये बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो क्या हैं अब विलुप्त होते जा रहे हैं। आपका अगर कोई पसंदीदा ऐसा पक्षी या जानवर रहा हो जिसको अब आप देखने के लिए तरसते हैं, अगर आपने पहले देखा था, आपका प्रिय रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं जानवर की जो कि क्या है हाल ही में लुप्त होते जा रहे हैं। तो बुली वुल्फ जो है ये क्या है, लुप्त होने की कगार पे आ चुका है। सफेद टाइगर की मैं बात करूं तो सफेद टाइगर अपने पूरे भारत में सिर्फ एक ही जगह मिलता है, मध्य प्रदेश के रीवा जिले के अंदर। वो भी अब समाप्ति की ओर ही है, मतलब लुप्त होने की ओर ही कगार पे है। काली गिलहरी, प्रीत ब्रिज, ये तो मिल ही जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है वह गैर संसद सदस्य जिसको संसद को संबोधित करने का अधिकार है। गैर संसद सदस्य क्या होता है, जो सांसद नहीं है, एमपी नहीं है, यानी कि चुनाव करके जीत के नहीं आया है, फिर भी उसको अधिकार है कि वो किसी भी सदन के अंदर जाके बैठ सकता है, संबोधित कर सकता है। तो वो कौन कर सकते हैं, भारत के महान्यायवादी जी ही कर सकते हैं। और अभी वर्तमान में भारत के महान्यायवादी जी कौन है, के वेणुगोपाल, सभी जानते हैं ना। भारत के न्यायाधीश की अगर मैं बात करूं तो जस्टिस चंद्रचूड़ हैं, चंद्रचूड़। उपराष्ट्रपति की मैं बात करूं तो कौन आ जाएंगे, जगदीप है या जगदीप है, धनखड़। और इनकी वाइफ कौन है, सुकेश धनखड़। भारत का महान्यायवादी तो के वेणुगोपाल। एक मूवी में सुना था मैंने, उसमें बोलते हैं ना के वेणुगोपाल, अय्यर वेणुगोपाल, पूरा नाम बताता है ना वो, पूरा एड्रेस। चलिए आगे बढ़े तो इसका आंसर महान्यायवादी हो जाएगा। नेक्स्ट है वह भारत रत्न पुरस्कार विजेता जिसने 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर आयोजित ऐतिहासिक समारोह में प्रदर्शन किया था। और वह संगीतकार वर्तमान में हमारे बीच में नहीं रहे हैं और वो अब जा ही चुके हैं। मतलब उनको क्या कहा जाता था, भारत की स्वर कोकिला, इनको कंठ कोकिला के नाम से भी इनको जाना जाता था। लता मंगेशकर जी इसका आंसर हो जाएगा। इन्होंने बहुत सारे सॉन्ग गाए हैं, पर ये चीज़ें उनकी आशा भोसले से सुनने को मिली थी कि इन्होंने संगीत के क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा योगदान तो दिया है, पर ऐसे होता है ना शादी पार्टी में भी इनको गाने के लिए बुला लें, ऐसे फंक्शन पार्टी वगैरह में भी, तो ये वहाँ जाने के लिए मना करते थे। इन्होंने सिर्फ बॉलीवुड में गाने दिए हैं और देश के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है, देश के लिए गाया भी है और बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट वगैरह भी इनके द्वारा आयोजित किए गए हैं। चलिए, और बाकी जितने भी नाम यहाँ शामिल हैं वो भी अब हमारे बीच में नहीं हैं। ए.के. सिन्हा साहब, के साहब, राजू श्रीवास्तव ये कॉमेडियन थे और बाकी सब सिंगर थे। के साहब के गाने तो आपने भी बहुत सारे सुने होंगे, इमरान हाशमी के सॉन्ग हैं, वो बहुत अच्छे गाने हैं इनके। तो ये सारे के सारे अब हमारे बीच में नहीं है। नेक्स्ट है सदन को कौन स्थगित कर सकता है। देखिए इसका आंसर दो टाइप से बनेगा। सदन को कौन स्थगित कर सकता है, एक आंसर आपको देखने को मिलेगा लोकसभा स्पीकर, और वो इस स्थिति में स्थगित कर सकता है अगर प्रश्नकाल एंड होकर शून्यकाल चल रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है जिससे क्या कोई विधेयक पारित होने वाला है, कुछ समय कुछ अवधि के लिए सिर्फ इसको स्थगित किया जा सकता है। क्वेश्चन अगर थोड़ा सा घूम फिर के आ जाए, सदन को स्थगित या फिर भंग करने का अधिकार किसको है, तो आप हमेशा याद रखिए राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती है, और भंग अगर कोई हो सकता है तो वो लोकसभा हो सकती है, या फिर इसको क्या है लोकप्रिय सदन भी इसको कहा जाता है, निम्न सदन भी इसको कहा जाता
जाता है, कुछ भी आ जाए, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये सिर्फ क्या है, राष्ट्रपति जी इसको भंग कर सकते हैं या इसको स्थगित कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है सदन को कौन स्थगित कर सकता है, कुछ समय के लिए रोकना है तो लोकसभा स्पीकर है। अगर पूछा जाए भंग कौन कर सकता है तो इसका आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर में स्थित है? भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ पे है? बेंगलुरु के अंदर है। बेंगलुरु की एक जगह है जिसको सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, सिलिकॉन वैली। ये क्या है? अमेरिका का फ्रांसिस्को एक शहर है, उसी के मुकाबले ये शहर है, सिलिकॉन वैली के नाम से इसको जाना जाता है, या फिर भारत का स्वर्ग भी आप इसको बोल सकते हैं। इसमें क्या है, बहुत बड़ी उद्योगपति या उद्योग कंपनियां हैं, आईटी कंपनी वगैरह बहुत सारी। जैसे अमेरिका के अंदर जो है सैन फ्रांसिस्को, उसके अंदर क्या है कि जैसे फेसबुक का क्या है ऑफिस है, मुख्यालय वगैरह मान लीजिए आप, बहुत सारे सीईओ वगैरह वहाँ पे बैठते हैं, तो उसी प्रकार से इसका कंपेयर वहाँ पे किया गया है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है अरुणा। अरुणा, कोसी तथा गोमती किस नदी की सहायक नदियां हैं? 3 नदियां हैं ये, गोमती, कोसी, अरुणा। इसके अलावा आ जाएगा पद्मा नदी, मेघना, हुगली नदी। तो ये सब की सब जो नदियां हैं ये किसकी सहायक आ जाएगी? गंगा नदी की सहायक नदियां हो जाएगी। और ब्रह्मपुत्र की अगर मैं बात करूं तो इसकी सहायक नदी है दिबांग नदी, लोहित नदी, तीस्ता नदी, सांगपो नदी। ये सांगपो तो इसी का नाम है ना, ये से चलती है सर्पनुमा आकृति से भारत के बाहर के एरिया में। जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर आती हैं तो असम के अंदर जैसे ही ये प्रवेश करती हैं तो इसका नाम चेंज हो जाता है। फिर इससे पहले जब ये बाहर चल रही है तब तक इसका नाम सांगपो होता है, तो ये इसकी सहायक नदियों में से भी एक हो जाएगी। सिंधु नदी की अगर मैं बात करूं तो इसकी तो 5 प्रमुख नदियां हैं, सभी मैं आपको पढ़ा चुकी हूं जब मैंने आपके भारत की प्रमुख हिमालय अपवातंत्र नदियां कंप्लीट कराई थी, प्रायद्वीप, पूर्व से पश्चिम वाली नदियां, सब कुछ मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। नदियां भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सिंधु नदी में तो बताया था ना, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ये क्या है इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी की मैं बात करूं तो इसकी है कूनो नदी, कूनो, जोहिला नदी, हाथी, हथनी, ताप्ती, ये सब क्या है इसकी सहायक नदियां हैं। उद्गम की बात करें, ब्रह्मपुत्र की नदी का उद्गम तो भारत के बाहर से है, मैंने आपको बताया था मानसरोवर के आसपास से, हिमालय से है, सिंधु का भी यहीं से, गंगा गंगोत्री से, और नर्मदा का कहाँ से है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल के प्रावधान को प्रभावित किया है, तो किसके द्वारा किया गया है? तो जर्मनी के संविधान के द्वारा इसको क्या है, आपातकाल को प्रभावित किया था। नेक्स्ट है, प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन प्रसिद्ध हैं, ये सारे पूछे जाएंगे एग्जाम में, देखिए याद रखिएगा। प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो वालियन वादन के लिए ये प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में स्थान पर लगने वाले 2 कुंभ मेले के बीच कितना अंतर होता है? यानी कि एक स्थान पे जो कुंभ के मेले का आयोजन होता है वो प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल में आयोजित किया जाता है? तो ये क्या होता है? प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में आयोजित होता है। प्रमुख 4 जगह कुंभ का मेला लगता है, हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज, और कहाँ पे आ जाएगा? उज्जैन। और अगर नदियां आपसे पूछी जाए तो उज्जैन में कौन सी नदी है? शिप्रा नदी। हरिद्वार में है गंगा नदी, नासिक में है गोदावरी नदी, और प्रयागराज में क्या है? गंगा, यमुना और सरस्वती। जो सरस्वती नदी है वो क्या है? विलुप्त रूप से है। क्या है? विलुप्त रूप से है, अदृश्यता से है। बाकी गंगा, यमुना आपको आराम से इनके दर्शन हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, किस उद्योग नीति के अंतर्गत जिला उद्योग केंद्रों का गठन किया गया था? तो उद्योग नीति 1977 ईस्वी के अंतर्गत क्या है? इसका गठन किया गया था। ये हो गए हैं अपने मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन। जैसा कि मैंने जब वीडियो स्टार्ट किया था उसमें ही मैंने आपको बोला था कि अगर आपकी एसएससी एमटीज की तैयारी बहुत अच्छे से हो चुकी है तो आप ये जो पूरा सेशन है इसको टेस्ट के सीरीज के अंतर्गत लेंगे। जैसे आपके कितने क्वेश्चन अब सही हुए हैं, आप जाते जाते मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि 25 जो क्वेश्चन थे इसमें थे आपके कितने क्वेश्चन जो है एकदम राइट हो चुके हैं।
चलिए, आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें, अपने स्टडी ग्रुप में भी जरूर शेयर करें। देखिए, आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो उससे मोटिवेट ही मिलता है कि मैं आपके लिए और बेहतर कंटेंट लेके आ पाऊँ और बेहतर तरीके से आपकी तैयारी करवा पाऊँ। तो चलिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।